के लिए साथी नारायण चंदेल जी हैं, वरिष्ठ नेता, और इस क्षेत्र में उनकी जो भूमिका रही है विकास कार्यों को लेकर वो काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। तो यहाँ पर जितने गणमान्य व्यक्ति हैं, इस मंच के जरिए मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा और इस परिचर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। चूँकि अभी देखिए कि 11 साल कंप्लीट हुए नरेंद्र मोदी सरकार के, और अमूमन ये होता था कि चलिए कमलेश जांगड़े जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय सांसद जांजगीर चांपा संसदीय क्षेत्र श्रीमती कमलेश जांगड़े जी हमारे बीच पहुंची हैं। मैं बस्तर बिलासपुर के प्रमुख श्री अर्जुन पांडे जी से आग्रह करता हूं कि उनका बुके भेंट कर स्वागत करें। माननीय सांसद श्रीमती कमलेश जांगड़े जी, और चर्चा में मैनेजिंग एडिटर श्री आर के गांधी जी से आग्रह चर्चा प्रारंभ करें। चलिए तो चर्चा की शुरुआत करते हैं मंत्री जी के साथ में। और बात हो रही थी मोदी सरकार के 11 साल कंप्लीट होने का। मन की बात कार्यक्रम भी अभी था, आप सुनकर आ ही रहे होंगे। मन की बात कार्यक्रम, मोदी जी जब भी मन की बात कार्यक्रम करते हैं तो छत्तीसगढ़ के किसी न किसी क्षेत्र के विकास की बात होती ही है। पिछले दिनों उन्होंने मधुपालन को लेकर कोरिया जिले की काफ़ी तारीफ की थी। जन जन तक उनकी आवाज़ पहुँचती है। 11 साल में आपने अपने क्षेत्र में किस तरह से आमूलचूल परिवर्तन देखा है माननीय मंत्री जी? सबसे पहले मैं अपने साधना न्यूज के सम्मानीय आर के गांधी जी, सम्मानीय बहन नम्रता गांधी जी और पूरे हमारे साधना न्यूज से जुड़े हुए सभी हमारे एडिटर, पत्रकार साथीगण, खास करके रेणु बहन जी, चूँकि मैं कोरबा जिला से आता हूँ, वो भी यहाँ पर मंच में उपस्थित हैं। साथ ही हमारे सम्मानीय अर्जुन पांडे जी, गुलशन तिवारी जी, यशपाल चौबे जी, विनोद सागर जी, प्रताप नारायण बेहरा जी और हमारे वरिष्ठ जन भी यहाँ पर बैठे हैं। हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय माननीय सांसद कमलेश जांगड़े जी, हमारे वरिष्ठ कई बार विधायक रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष रह चुके हैं, विधानसभा के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, ऐसे सम्मानीय नारायण चंदेल जी। मेरे साथ में हम लोग एक साथ संसदीय सचिव रहे, अभी वर्तमान में जांजगीर चांपा जिला के अध्यक्ष हैं, ऐसे सम्मानीय अम्बेश जांगड़े जी। साथ ही हमारे मीडिया के काम देखने वाले ऐसे सम्मानीय प्रशांत ठाकुर जी, सम्मानीय हमारे उपाध्यक्ष अमर सुल्तानिया जी, सम्मानीय बहन रेखा गढ़वाल जी, अनुराधा शुक्ला जी, हितेश यादव जी सहित और भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता यहाँ इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं। साथ ही हमारे आज के इस कार्यक्रम में और भी दल के या सामाजिक कार्यकर्ता बहुत सारे यहाँ गणमान्य नागरिक उपस्थित हैं। और आज की जो हमारे साधना न्यूज के द्वारा यह कार्यक्रम रखी गई है, ये बहुत ही प्रशंसनीय कार्य है और निश्चित तौर पर देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का 11 साल 9 तारीख को पूर्ण हुआ है। अब इस 11 साल में इस देश की दिशा और दशा को बदलने का काम उन्होंने किया है। चाहे विकास के काम हो, चाहे गरीब कल्याण योजना हो, चाहे बड़े बड़े ऐतिहासिक फैसला लेने का काम इस 11 साल के अंदर में उन्होंने किया है। आज दुनिया में भारत के एक अलग मान सम्मान गौरव बढ़ा है और ऐसे नेतृत्व करते माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कारण ये संभव हो पाया है। निश्चित तौर पर आज अर्थव्यवस्था को भी चौथे स्तंभ पर लाने का उन्होंने काम किया। अभी पहलगांव में पाकिस्तान के आतंकियों ने जो हमारे निर्दोष व्यक्तियों का हत्या किया, सिंदूर को मिटाया, उसका भी उन्होंने, हमारे देश के नौजवानों ने कड़ा जवाब भी पाकिस्तान को दिया, उनके आतंकी ठिकाने को तबाह किया।
इस तरह से बड़े बड़े, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर से 370 को हटाने की बात हो, चाहे एनआरसी कानून लागू करने की बात हो, और गरीब कल्याण योजना में अनेकों योजनाएं संचालित करने का काम उनके द्वारा आज 81 करोड़ जनता को देश की मुफ्त में राशन देने की बात हो, घर घर में जल मिशन के माध्यम से पानी पहुंचाने का कार्य उनका तेज गति से प्रारंभ है, घर घर में शौचालय बनाने का काम, गरीबों को पक्का आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवास देने का काम, किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम, इस तरह से लगभग 100 से ऊपर योजनाएं गरीब कल्याण योजना में उनके द्वारा संचालित की जा रही है। और आज देश के अंदर जिस तरह से माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे तो उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य बनाया, और छत्तीसगढ़ राज्य बनाने के साथ साथ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में गांव-गांव में सड़क को जोड़ने का काम किया, सर्व शिक्षा अभियान में गांव-गांव में स्कूल खोलने का काम किया। और उसी तर्ज पर पूरे देश के अंदर 4 लेन 6 लेन सड़क का निर्माण माननीय देश के प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरा देश के अंदर सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, रेल कॉरिडोर का विस्तार हो रहा है। इस तरह से अनेकों ऐतिहासिक काम उनके द्वारा इस 11 साल में इस देश की दशा और दिशा को बदलने का काम आज किया है। भारत की मान सम्मान दुनिया पर बढ़ी है। इस तरह से एक नेतृत्व शक्तिशाली प्रधानमंत्री हमारे देश पर काम कर रहे हैं। उनका आपके माध्यम से हम हार्दिक अभिनंदन भी करते हैं, स्वागत भी करते हैं। और उनके काम और विकास के बारे में अगर दिन भर भी बात किया जाए तो पूरा नहीं हो सकता। ऐसा ऐतिहासिक काम उन्होंने इस 11 साल में करके दिखाया है देशवासियों के लिए। अमूमन ये होता था कि किसी भी क्षेत्र के विकास की परिधि को समझा जाए तो उसकी कनेक्टिविटी राजधानी से कैसे है या कमिश्नरी से कैसे है। पहले हम लोग रायपुर से जब जांजगीर की तरफ बढ़ते थे तो हिचकोले खाते हुए बढ़ते थे, आज फराटेदार स्पीड के साथ पहुंच जाते हैं। तो विकास की ये परिधि मानी जाती है कि अच्छी सड़क, बिजली, पानी, ये सुविधाएं हो। उसी को तो मैंने कहा, पूरा देश के अंदर 4 लेन 6 लेन रेल आवागमन की कनेक्टिविटी बढ़ी है। आज हम लोगों को कहीं पर भी देश के अंदर निकलते हैं तो हमारा ऐसा लगता है कि हमारा दूरी कम हो जाता है। मैं भी पहले कोरबा से जब रायपुर निकलता था तो लगभग 6 घंटा लगता था, और कहाँ पर गाड़ी पंचर हो जाएगा, कहाँ पर उसका उस समय पट्टा वाला गाड़ी चलता था, टूट जाएगा, ऐसा नौबत रहता था। बाकी आज कोरबा से हम लोग निकलते हैं, चाहे जांजगीर रोड से जाएं, चाहे कटघोरा रोड से जाएं, हर तरफ चमचमाती सड़कों, और ऐसा लगता है कि कोरबा या जांजगीर चांपा रायपुर का दूरी कुछ ही दूर है। अब मात्र 2.5 घंटा 3 घंटा में हम लोग 2 घंटा में सफ़र करते हैं। ऐसा नहीं लगता कि मैं सुबह रायपुर जा रहा हूँ, शाम को मुझे आना है, और ऐसा लगता है कि मैं अपना मुश्किल से 10-20 किलोमीटर का सफ़र कर रहा हूँ। इस तरह से सड़कों का उन्होंने विस्तार किया है। ये देशवासियों के लिए ऐतिहासिक है। खाली अपना जांजगीर चांपा रायपुर नहीं, पूरे देश के अंदर हम लोग कहीं भी चले जाते हैं, हर तरफ ऐसे सड़कों का जाल बिछा है। अभी मैं कई जगह बाई रोड छत्तीसगढ़ के अंदर भी जाना हुआ है, हर जगह कहीं पर ऐसा नहीं मिला मेन सड़क के यहाँ पर खराब सड़क है। इस तरह से उन्होंने सड़कों का विस्तार किया। अभी मैं बागेश्वर धाम गया था, वहाँ भी हम लोग कोरबा से निकले तो बागेश्वर धाम तक के सड़कों का चकचकाती हुई सड़कों पर हम लोगों ने बाई रोड गया था। इस तरह से पूरे देश के अंदर सड़कों का आज विस्तार हुआ है, और निश्चित तौर पर इसका लाभ सुविधा देश की जनता को मिल रहा है, आवागमन की सुविधा बढ़ी है। इस तरह से उन्होंने ऐतिहासिक काम हर क्षेत्र में किए हैं। क्योंकि आपके पास में उद्योग विभाग है, और अभी हाल ही के दिनों में आपने पुणे, मुंबई, दिल्ली में भी बिजनेस समिट किया, लेकिन जो बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस हैं उनका ये मानना होता है कि ये जो धरती है अमीर धरती और गरीब लोग कहा जाता है। आपको लगता है कि ये परिपाटी बदली है, ऐसी सोच बदली है बाहरी दुनिया के लोगों का जो छत्तीसगढ़ को नहीं जान पाए हैं? छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरा हुआ प्रदेश है, सीधा साधा प्रदेश है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और देश के प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हम लोगों ने नया उद्योग नीति तैयार किया है 2024-2030, और उद्योग नीति तैयार होने के बाद में लगभग अभी हम लोगों का 1785 नए छोटे छोटे उद्योग स्थापित हो चुके हैं, जिसमें लगभग 9000 लोगों को
रोजगार उपलब्ध हुआ है। उसी तरह से हमारे एक डाटा सेंटर और एक अपना सेमी कंडक्टर का भी दोनों उद्योग 1,000 करोड़ का 1100 करोड़ रुपया का सेमी कंडक्टर का माननीय मुख्यमंत्री जी ने भूमि पूजन भी किया है, उसका काम भी प्रारंभ हो गया है। और अभी हम लोग का नया उद्योग नीति लॉन्च करने के बाद में बड़े बड़े उद्योगपतियों के द्वारा लगभग 550 करोड़ रुपया का निवेश का प्रस्ताव हम लोग को मिल चुका है और बहुत सारे सरलीकरण भी हम लोगों ने किया है, जिसमें सिंगल विंडो हो, चाहे ऑनलाइन ज़मीन की अप्लाई करने की बात हो, अमंडन की बात हो, जेम पोर्टल लागू करने की बात हो, उनको सब्सिडी देने की बात हो। इस तरह से बहुत सारे सरलीकरण किए हैं। इस कारण से हमारे छत्तीसगढ़ के भी उद्योगपति, हमारे देश के भी अलग अलग प्रांतों के उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ में दिल्ली, बेंगलुरु, बम्बई, इस तरह से कई महानगरों पर हम लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट कमिट किया है। रायपुर में भी किए थे और 1 तारीख को पुनः हमारा रायपुर में इन्वेस्टमेंट कमिट होने जा रहा है, जिसके कारण से बहुत सारे उद्योगपति रुचि दिखा रहे हैं। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का फोकस है कि पूरे देश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगें और उद्योगपतियों के लिए सरलीकरण किया जाए, और उसमें हम लोग उसी राह पर चलकर मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पर बड़े अच्छे ढंग से छत्तीसगढ़ में क्रियान्वित करने का काम कर रहे हैं। पहले 30 दिन में जमीन आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण होती थी गारंटी में, उसको अब हम लोग 7 दिन कर दिए हैं। अगर कोई अप्लाई करता है तो 7 दिन के अंदर उनको जमीन का आवंटन होगा, उनकी सारी प्रक्रिया पूर्ण होगा और उनका उद्योग स्थापित होगा। और अभी जो हमारे 550 करोड़ रुपया का निवेश प्रस्ताव है, उसमें लगभग 1,000 लोगों को रोजगार उपलब्ध होने का अवसर प्रदान होगा हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को। इस तरह से उद्योग के क्षेत्र में हम लोग काफ़ी सुविधाजनक हैं। सब्सिडी वगैरह को भी बढ़ाया गया है। कांग्रेस के सरकार के समय उद्योगपति को सब्सिडी को वितरण नहीं किया गया था और लगभग हम लोग 667 करोड़ रुपया अपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार में माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से सभी उद्योगपतियों को हम लोग 667 करोड़ रुपया के सब्सिडी का वितरण किए हैं। और इस तरह से उद्योगपतियों को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है, ताकि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग कैसे लगे, इसके लिए हमारी चिंता, और ख़ास करके चिंता इसलिए है सब्सिडी वगैरह का देने का कि हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को रोजगार का अवसर मिले। और जहाँ जहाँ पर हमारा उद्योग, जैसे बस्तर क्षेत्र है, सरगुजा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में उद्योग ज़्यादा स्थापित नहीं हुआ, वहाँ अलग से 10% सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। 1,000 से ऊपर कोई रोजगार देता है उसको अतिरिक्त 10% सब्सिडी दिया जाएगा। इस तरह से कई तरह से, और यहाँ तक के 1 साल तक के हम लोग जो उद्योगपति खोलेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के रोजगार देंगे तो उनका वेतन भी हम लोग देंगे, और 5 साल तक के 20% देने का भी प्रावधान रखा गया है। और कुल मिला के छत्तीसगढ़ के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार अवसर मिले, इसके लिए दिए हैं। श्रम विभाग से भी हम लोगों ने, उनको जेल सजा का प्रावधान था, वो जेल सजा को प्रावधान को ख़त्म करके अभी विधानसभा में उसका पारित करा है विधेयक, और उसमें अब खाली उनको पेनाल्टी लगेगा अगर कोई घटना होता है। बाकी जेल सजा को हम लोगों ने, जिस तरह से हमारे भारत सरकार की भी मंशा था, उसके अनुसार से जेल सजा को अब समाप्त कर दिया गया है। पेनाल्टी में ही उनका जो भी होगा उसका होगा, क्योंकि कोई भी उद्योग जानबूझ के कोई दुर्घटना नहीं कराता। आकस्मिक अप्राकृतिक ढंग से कोई होता है तो उनको कई बार जेल सजा की नौबत आते थे, तो जेल सजा के प्रावधानों को ख़त्म भी कर दिए हैं। इस तरह से बहुत सारा सरलीकरण करने का काम किए हैं, ताकि छत्तीसगढ़ में ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हों। इसके लिए हमारा पूरा फोकस है। जांजगीर चांपा में भी हमारा जांजगीर चांपा में भी स्मार्ट औद्योगिक शिलादेही गरवा बिर्रा जांजगीर चांपा में कुल प्लान 981.60 एकड़ पर भूमि लागत 93.67 करोड़, अधोरचना विकास 294 करोड़ का 388 करोड़
लाख रुपया का विकास का भी जांजगीर चांपा में, जिसमें उसमें अपना जो बड़े बड़े क्रेन बनता है, ऐसे उद्योग यहाँ पर स्थापित होना है ताकि जांजगीर चांपा में भी लोगों को रोजगार का अवसर हो। उसी तरह से विकास कार्य हेतु 142 करोड़ निविदा की प्रक्रियाधीन है, सब जांजगीर चांपा का ही बता रहा हूँ। और मुंबई लिमिटेड कुल 100 एकड़ भूमि अभी अवमंडन किया गया है, 2 वर्षों में इसका विकास पूर्ण होगा। ये जांजगीर चांपा के लिए, और ख़ास करके जांजगीर चांपा में हमारे बुनकर समाज के लोग भी रहते हैं, तो यहाँ टेक्सटाइल्स का भी हम लोगों को प्रावधान किया गया है ताकि इस क्षेत्र में रोजगार का अवसर बढ़ावा मिल सके। और वैसे तो पूरा प्रदेश के अंदर हम लोग चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग स्थापित हो। इसके लिए पूरा उद्योग विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर और हमारे विभाग के पूरा अधिकारी सब लोग लगे हुए हैं। अभी बहुत सारे और भी उद्योग में सरलीकरण करने के लिए मंत्रिमंडल की उप समिति का भी बैठक अभी होने वाला है ताकि कई प्रकार का और भी नया प्रावधान करके उद्योग को बढ़ावा देने का काम छत्तीसगढ़ के सरकार तीव्र गति के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। जब भी आप महानगरों में जाते हैं, छत्तीसगढ़ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उन महानगरों में जो कॉरपोरेट को रिप्रेजेंट करने वाले लोग होते हैं, उनकी सोच क्या होती है छत्तीसगढ़ को लेकर? देखिए, महानगरों पर जाते हैं, वहाँ के बड़े बड़े उद्योगपति आते हैं और छत्तीसगढ़ के बारे में उनको बताया जाता है। छत्तीसगढ़ के उद्योगपति भी हमारे साथ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ की कल्चर है, छत्तीसगढ़ की रहन सहन है, वो सारी उद्योगपति को हमारे उद्योगपति बताते हैं ताकि उनको भी लगे कि छत्तीसगढ़ कैसे प्रदेश है। क्योंकि बाहर में थोड़ा से भ्रमित रहता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सल के कारण हम लोग कैसे करेंगे, क्या करेंगे। बाकी छत्तीसगढ़ में पूरा प्रदेश में नक्सल के कोई प्रभावित क्षेत्र नहीं है। एक बस्तर में कुछ एरिया में नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, उसको भी हमारे देश के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने 2026 31 मार्च तक समाप्त करने के, उसमें सफलता भी हासिल हो रही है। और पूर्ण रूप से आने वाला समय पर नक्सलवाद छत्तीसगढ़ से समाप्त होगा। बस्तर भी आज विकास की ऊंचाई को छूने पर प्रयास कर रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री भी जब भी आते हैं तो बस्तर क्षेत्र का उनका प्रवास होता है और वहाँ के हमारे जवानों का हौसला अफजाई करने का काम करते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि बस्तर क्षेत्र में भी उद्योग स्थापित हो। सरगुजा, जसपुर, जहाँ पर कम उद्योग हैं उसको भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले कैबिनेट में, अगले ही कैबिनेट में, जो बस्तर से महुआ वो से कई प्रकार के खाने का आइटम बनता है, उसको भी अब उद्योग विभाग में जोड़ा गया है। अब उद्योग के साथ साथ हॉस्पिटल, पर्यटन, शिक्षा को भी हम लोगों ने उद्योग में शामिल किया है ताकि सारी क्षेत्रों में बढ़ावा मिले। और इसके लिए निरंतर रूप से उद्योग विभाग लगातार काम कर रही है और आने वाला 2 साल 2.5 साल में आप लोगों को इसका प्रदेश से निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। और बाहर के उद्योगपति भी बहुत सारे, जो हमारे सेमीकंडक्टर का उद्योग खुला है वो देश का दूसरा उद्योग है। एक अपना तमिलनाडु में है उसका उद्योग और दूसरा वो छत्तीसगढ़ में लग रहा है। जो हमारा कंप्यूटर मोबाइल में जो काम आता है वो चिप्स बनाने का काम वो करेगा। उसी तरह से एक डेटा सेंटर का उद्योग यहाँ पर हो रहा है। इसी तरह से बड़े बड़े उद्योग छत्तीसगढ़ में रुचि दिखा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय पर इसका हम लोगों को पूरे छत्तीसगढ़ को लाभ मिलेगा, ऐसा हम लोगों का पूरा प्रयास जारी है। एक चुनौती जो आती है कि उद्योगपतियों को और औद्योगिक घरानों को जमीन दे दी जाती है, लेकिन एक तय समय सीमा पे वो उद्योग नहीं लगा पाते। आप देखिए कि बस्तर में वहाँ पे टाटा संयंत्र नहीं लगा, फिर उनको जमीन वापस की गई और चूंकि सरकार ने तो अब सिंगल विंडो चालू कर दिया है, तो अभी परिस्थितियां देखिए, अभी जो भी उद्योगपति जमीन ले रहे हैं अगर उद्योग विभाग का और उद्योग नहीं लगाते हैं समय सीमा पर, तो जमीन निरस्तीकरण का भी कार्यवाही चलती है। एक बार उनको नोटिस भी हम लोग देते हैं कि भाई आप लोग उद्योग लगाइए। अगर नहीं उद्योग लगाते हैं, क्योंकि उद्योग के लिए जमीन आवंटन हुआ है, अगर नहीं लगाते हैं तो जमीन का निरस्तीकरण की भी कार्यवाही होती है। और एक और हम लोग सरलीकरण अभी किए हैं कि हमारा जो उद्योग विभाग का जमीन है, अगर किसी उद्योगपति कोई शासकीय जमीन को चिन्हित करता है जिसमें
फॉरेस्ट का ज़मीन नहीं होना चाहिए, किसी सरकार के प्रपोजल में नहीं होना चाहिए, और कोई किसी प्रपोजल में नहीं है। उस ज़मीन को अगर वो चिन्हित करते हैं और वो आवेदन करते हैं हमारे विभाग में, तो उनको कलेक्टर के माध्यम से, उद्योग विभाग के माध्यम से उनको भी ज़मीन देने का प्रावधान रखा गया है। तो वो सरकारी ज़मीन को भी अपना उद्योग विभाग की ज़मीन है तो उसको में भी उद्योग वो लगा सकते हैं, इसका भी प्रावधान हम लोगों ने किया है ताकि हर क्षेत्र में उद्योग लगे, क्योंकि हर जिला में उद्योग विभाग की ज़मीन नहीं है। बाकी वो सरकारी ज़मीन चिन्हित करते हैं, उन पसंद करते हैं, और उसमें खाली उसमें दो को छोड़ करके किसी प्रोविजन में नहीं होना चाहिए मास्टर प्लान में, और अपना फॉरेस्ट का ज़मीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट ज़मीन को हम लोग दे नहीं सकते। और अगर वो चिन्हित करते हैं और विभाग में आवेदन करते हैं तो उसको भी ज़मीन उद्योग के लिए आवंटित किया जा सकता है, ऐसा भी प्रावधान किए हैं। चूंकि आपका बचपन भी आपने अपने पिता के विरासत को लेकर आप चले, वो भी कहीं न कहीं श्रम से जुड़ा ही हुआ था, श्रम विभाग भी आपके पास है, श्रम काफ़ी महत्वपूर्ण पड़ाव रखता है किसी भी प्रदेश और देश के विकास में। वो समय और आज का समय किस तरह का आपने परिवर्तन देखा, और इस क्षेत्र को लेकर जो आपने सोचा था, क्या वो उस और बढ़ता नजर आ रहा है मंत्री जी? देखिए, मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, मैं भी एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम करता था। हमारे राम भी जानते हैं, वो बहुत पहले से कोरबा आना जाना करते थे। हम लोग पोलिंग बूथ में काम करने वाले कार्यकर्ता हैं, और धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। पार्षद बना, फिर पार्षद के बाद महापौर बना कोरबा नगर निगम, फिर कटघोरा से विधायक भारतीय जनता पार्टी से, फिर अभी कोरबा से विधायक, फिर मंत्री के दायित्व भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। और श्रम के क्षेत्र में हम लोग भी एक तरह से श्रम क्षेत्र से ही आते हैं, और श्रमिकों के हित में हम लोगों ने बहुत सारा अभी 1.5 साल के अंदर में बदलाव किया है, जिसमें लगभग 24 लाख से ऊपर हमारा 3 मंडल संचालित होते हैं, और 3 मंडल में हम लोगों का 24 लाख से ऊपर हितग्राहियों को अभी अलग अलग योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित किया जाता है। जैसे कि आपको मैं बताऊं कि ये 10 साल से जो पंजीकृत है, अगर उसका 60 साल उम्र ज़्यादा हो जाता है तो उसको 1500 रुपया मासिक पेंशन देने की योजना है। अपना बहने का जब बच्चा पैदा होता है तो उनको 2 बच्चे तक 20,000 रुपये देने का प्रावधान है। शिक्षा में स्कॉलरशिप देने का प्रावधान है। मजदूरी का काम करते हैं तो उनको औजार देने का काम है। सिलाई करते हैं तो उनको मशीन देने का काम, साइकिल देने का काम है। बाकी प्रधानमंत्री जी के मंशानुसार अभी उनको हम लोग सामग्री वितरण नहीं करते, सीधा उनके खाता में पैसा ट्रांसफ़र करते हैं डीबीटी के माध्यम से। और लगभग अभी 1.5 साल के अंदर में 530 करोड़ रुपया हम लोगों ने उन किया है। उसी तरह से हमारे श्रमिक के बच्चे टॉप 10 करते हैं तो उनको 2 लाख रुपया प्रोत्साहन राशि देने का योजना है। 1 लाख रुपया उनके आगे की पढ़ाई के लिए, अब 1 लाख रुपया 2 पहिया वाहन खरीदने के लिए। इस तरह से बहुत सारे योजना श्रम विभाग के माध्यम से भी किया गया है। उनका कोई शिकायत है तो उसके लिए भी ऑनलाइन पोर्टल भी जारी किया गया है, ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा सरलीकरण उनके लिए भी किया गया है ताकि किसी भी तरह से हमारे श्रमिकों को एवं कहीं पर बंधक हो जाते हैं तो उनको छुड़ा कर लाने का, उनको जो प्रोत्साहन राशि देने का काम है, सारी व्यवस्थाएं श्रम विभाग के माध्यम से की जा रही है। और हमारे श्रमिकों को आगे बढ़ाने का काम श्रम विभाग के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस के सरकार के समय श्रमिकों को लगभग 600 करोड़ रुपया का भुगतान नहीं किए थे। बाकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद में कोई भी श्रमिक का भुगतान बाकी नहीं है। जो भी योजना में पात्रता में आते हैं उनका हर महीना ट्रांसफ़र उनके डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफ़र कर दिया जाता है।
तो इस तरह से श्रमिकों हित में भी श्रम विभाग और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तेज गति के साथ अच्छा काम करने का प्रयास किया जा रहा है। और चूंकि हम लोग जिस अंचल में मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहा जाता है और धान का पैदावार भी इस क्षेत्र से ज़्यादा ही होता है। और आप देखिए कि जो राइस मिलर्स हैं उनकी अपनी मांगे रही, वो उन्हें भी उद्योग का दर्जा दिया ही जाता है। तो राइस मिलर्स को लेकर सरकार किस तरह से कदम आगे बढ़ा रही है? नहीं, राइस मिल सब्सिडी वगैरह का प्रावधान है। बाकी अभी जो पिछड़ा क्षेत्र है उसको हम राइस मिल को सब्सिडी दे रहे हैं। क्षेत्र आगे बढ़ गए हैं, राइस मिल में सब्सिडी को नहीं दे रहे हैं। और राइस मिल का जो भी प्रावधान है, अब सरकार उनका अपने धान को भी उनको देता है, जो चावल वो बनाकर अपने कुटाई करके देते हैं। इस तरह से राइस मिल को भी बढ़ावा देने का सरकार पूरा काम कर रहा है। और राइस मिल छत्तीसगढ़ में काफ़ी अच्छे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के हित में 3100 रुपया एक मुश्त देने का ऐलान किया था, उसको भी उनको मिल रहा है। और 2 साल का बकाया बोनस भी दिया गया। इस तरह से किसान के हित में हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की सरकार आज मोदी के गारंटी को भी अल्प समय में पूरा किया है। बहनों को भी 1000 रुपया प्रति महीना मिल रहा है। इस तरह से हर क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के माध्यम से विकास के काम भी आगे बढ़ रहे हैं। योजनाओं को भी भलीभूत किया जा रहा है, चाहे रामलला दर्शन हो, चाहे 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की जो कांग्रेस ने रोकी थी उसको पुनः स्वीकृति देने की बात हो। इस तरह से सारी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाने का माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर छत्तीसगढ़ की जनता को भी उसका लाभ मिल रहा है। चलिए, अभी हाल ही में सुशासन तिहार काफ़ी अच्छे तरीके से इसका निष्पादन भी हुआ, समाधान शिविर जगह जगह लगाए गए। इसमें आपका अनुभव क्या रहा सुशासन तिहार को लेकर? देखिए, सुशासन तिहार हमारे छत्तीसगढ़ के लिए वरदान था। सुशासन तिहार के बहाने हमारे जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो स्वयं अलग अलग क्लस्टर में जाकर वहाँ पर कैंप लगाया जाता था। वहाँ पर लोगों का आवेदन लिया गया, आवेदन का निराकरण किया गया। और खासकर लोगों का छोटा छोटा काम रहता है, किसी का राशन कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का श्रम कार्ड नहीं बन रहा है, किसी का बंटवारा नामांकन नहीं हो रहा है, किसी का और छोटा छोटा अपना आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। इस तरह से छोटे छोटे जो काम रहते हैं, काम बड़ा है, बाकी बन जाता है तो उनका बड़ा लाभ मिलता है। बाकी ऐसे छोटे छोटे आवेदन के लिए लोग चक्कर लगाते थे ऑफिस का। और इस तरह से सुशासन तिहार लगा तो सुशासन तिहार के माध्यम से बहुत सारे आवेदन निवेदन का वहीं पर निराकरण किया गया। साथ ही साथ पूरे छत्तीसगढ़ के अधिकारी कर्मचारी में भय बना रहता था कि प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भी अचानक कहीं पर भी उतर के सरकार की अमला का फीडबैक वो ले रहे थे। तो इनसे अधिकारी में भय बना रहता था, हो सकता है आज मुख्यमंत्री जी मेरे कैंप में अचानक पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे सभी सांसद, विधायक, मंत्री से लेकर कैंप में जाने का प्रयास किए, जनप्रतिनिधि जाने का प्रयास किए। तो अधिकारी में थोड़ा भय रहता था कि जनप्रतिनिधि अगर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनका ज़्यादा से ज़्यादा समस्या का निदान करने का प्रयास हुआ। और इससे जो आवेदन आया उसमें लगभग मैं समझता हूँ 90% आवेदन का निराकरण स्थल में ही हुआ। तो ये सारी हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा सुशासन तिहार रहा। हम लोग भी कई कैंप पर गए और वहाँ पर अधिकारी पढ़ के बताते थे कि इतना आवेदन प्राप्त हुआ, इतना निराकरण हुआ, और सब पब्लिक के बीच में बताया जाता था। तो इससे बहुत बड़ा लाभ भी मिलता है जनता को, और सरकार को भी एक अच्छा काम करने का अवसर मिलता है कि जनता के समस्याओं का हम निराकरण कर रहे हैं। चलिए, साधना न्यूज के इस मंच से आखिरी में कुछ महत्वपूर्ण बात जो मंत्री जी आप रखना चाहें। देखिए, हमारी सरकार आने के बाद में सरकार की जो मंशा है कि छत्तीसगढ़ को आगे ऊंचाई तक हम लेके जाएं, छत्तीसगढ़ का विकास हो, जनमानस की अच्छा सेवा हो। और मेरा भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 2 विभाग का दायित्व, एक पंजीयन विभाग भी मेरे पास है तो उद्योग विभाग के अंतर्गत आता है, उसमें भी अभी हम लोगों ने सरलीकरण करने का काम किया है। अभी आने वाला कैबिनेट में वो आएगा। प्रधानमंत्री जी के मंशा था, उसमें बहुत सारे विभाग का प्रावधानों को सरलीकरण करने का भी आया है, क्योंकि उसका नोडल एजेंसी
अपने उद्योग विभाग को बनाया गया है। और उद्योग विभाग के माध्यम से अभी उसका पूरा फाइल आया था, पढ़ रहा था, तो जिसमें नगरीय निकाय का, खाद्य विभाग का, अलग अलग कैसे थोड़ा थोड़ा जटिल है उसको सरलीकरण किया जाए, इसका भी अभी आया था। आने वाले कैबिनेट में उसका मंजूरी मिलेगा, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी का मंशा है कि हर क्षेत्र में सरलीकरण कुछ कुछ प्रावधान होना चाहिए ताकि लोगों को ज़्यादा लाभ मिले। और आज के अवसर पर चूंकि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया, सम्मान किया, इसके लिए मैं साधना न्यूज़ के सभी अपने एडिटरों को, अपने सम्मानीय गांधी जी को, अपने सम्मानीय पांडे जी को और उनके पूरे टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप सबका आभार भी करता हूँ। अब इस तरफ से कार्यक्रम के माध्यम से ज्ञान भी बढ़ता है और साधना न्यूज़ एक निर्भीक समाचार चलाता है, सच्चाई को चलाता है, लोगों की सरकार की बात को जनमानस तक पहुंचाने की बात, सामान्य भाई बहनों को, सामान्य नागरिक भाई बहनों को आवाज़ को प्रशासन तक पहुंचाने का, देश विदेश के खबर को त्वरित प्रकाशन करना, जनमानस में पहुंचाना, ये साधना न्यूज़ की बड़ी उपलब्धि है। आप लोगों ने यहाँ कार्यक्रम आयोजन किया, शायद दिन भर चलेगा कार्यक्रम मेरे ख्याल से। अभी हमारे और बहुत सारे वरिष्ठगण इस मंच पर आएंगे, अपना विचार साझा करेंगे और लोगों को इसका बड़ा ज्ञानवर्धक बात भी मिलता है। मैं भी यहाँ पर आप लोग बैठे कई बात पूछे, इससे मेरा भी ज्ञान बढ़ता है, कई चीज मेरे से भूल चूक हुआ होगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। और आप लोगों ने इस कार्यक्रम में बुलाकर मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूँ। और चूँकि मैं रेणु बहन को बताया था, पहले कार्यक्रम का समय मैंने दे दिया था, आज मेरे छोटे भाई है, उसका लड़का का लड़की देखने के लिए जाना है हमको, इस कारण से मैं दिन भर नहीं रह पाऊँगा करके मैं क्षमा याचना किया था उनसे, और मैं थोड़ा जल्दी आप लोगों से विदा लेके जाऊंगा, इसके लिए क्षमा चाहते हुए मैं यहीं पर अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने अपने व्यस्तम समय में से कुछ समय साधना न्यूज के इस मंच के लिए दिया, तहे दिल से आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और अपने वक्तव्य को यहाँ पे रखा। हम सुन रहे थे माननीय मंत्री, और साथ ही कुछ लोगों का सम्मान भी करना है जो इन्होंने इस क्षेत्र में बेहतर काम किया है। माननीय मंत्री वाणिज्य, श्रम एवं उद्योग छत्तीसगढ़ शासन श्री लखनलाल देवांगन जी को अभी हमने सुना। अब आपके कर कमलों से हमारे जिले के कुछ हस्तियों को सम्मानित किया जाना है। सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगा JSW KSK महानदी पावर कंपनी लिमिटेड नरियरा, जिला जांजगीर चांपा से पधारे प्रतिनिधि को। वे प्रकाश इंडस्ट्रीज लिमिटेड चांपा से स्वप्नेश नेंगे जी, आप आमंत्रित।